नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात में अपनी बात रखी। ये मन की बात का 117वां एपिसोड और इस साल का 9वां और आखिरी एपिसोड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। 117वें एपिसोड में मोदी ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि महाकुंभ एकता का महाकुंभ भी है। पीएम मोदी ने संविधान की चर्चा करते हुए कहा कि साल 2025 में संविधान को 75 साल पूरे होंगे। संविधान हमारा मार्गदर्शक है। पीएम मोदी ने नक्सल प्रभावित इलाके में बस्तर ओलंपिक की भी चर्चा की। संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। इस साल 26 नवंबर को संविधान दिवस से एक साल तक चलने वाली कई एक्टिविटीज शुरू हुई हैं। देश के नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए constitution75.com नाम से एक खास वेबसाइट भी बनाई गई है। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है। कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। साथियों, बस्तर ओलंपिक केवल एक खेल आयोजन नहीं है, यह एक ऐसा मंच है जहां विकास और खेल का संगम हो रहा है, जहां हमारे युवा अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं और एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, अपने क्षेत्र में ऐसे खेल आयोजनों को प्रोत्साहित करें। हैशटैग खेलेगा भारत, जीतेगा भारत के साथ अपने क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं की कहानियां साझा करें। स्थानीय खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर दें। याद रखिए, खेल से न केवल शारीरिक विकास होता है, बल्कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से समाज को जोड़ने का भी एक सशक्त माध्यम है। तो खूब खेलिए, खूब खेलिए। आयुष्मान भारत योजना ने, इस योजना की वजह से कैंसर के 90% मरीज समय पर अपना इलाज शुरू करा पाए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले पैसे के अभाव में गरीब मरीज कैंसर की जांच में, उसके इलाज से कतराते थे। अब आयुष्मान भारत योजना उनके लिए बड़ा संबल बनी है। अब वो आगे बढ़कर अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना ने कैंसर के इलाज में आने वाली पैसों की परेशानी को काफी हद तक कम किया है। अच्छा ये भी है कि आज समय पर कैंसर के इलाज को लेकर लोग पहले से कहीं अधिक जागरूक हुए हैं। यह उपलब्धि जितनी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की है, डॉक्टरों, नर्सों और टेक्निकल स्टाफ की है, उतनी ही आप सभी मेरे नागरिक भाई बहनों की भी है। सबके प्रयास से कैंसर को हराने का संकल्प और मजबूत हुआ है। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए माहौल अब गरमाने लगा है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही हैं। वोटर आईडी में फर्जीवाड़े को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। इसी बीच
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, दिल्ली के अंदर बीजेपी पूर्वांचल यानी यूपी बिहार के लोगों का वोट कटवा रही है और चुनावी घोटाला करके जीतना चाहती है। आप सांसद ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में मेरी पत्नी अनीता का नाम कटवाने के लिए 2 बार 24 और 26 दिसंबर को एप्लीकेशन दिया गया। लोगों को भी रोहिंग्या बताकर भी उनका नाम कटवाया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि मैं जेपी नड्डा से कहना चाहता हूं कि ऐसा मत करो, चुनावी घोटाला मत करो। सांसद की पत्नी का वोट कटवा रहे तो साफ है पूर्वांचल और यूपी बिहार के लोगों का वोट बीजेपी कटवा रही है। संजय सिंह ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग से मैंने इसकी शिकायत की है। वोट कटवाने के अभियान में बीजेपी लगातार जुटी है। संजय सिंह ने कहा कि मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि इन लोगों की मंशा को नाकाम करना है। मैं मनोज तिवारी से पूछना चाहता हूं कि मेरी पत्नी क्या बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं? इससे पहले बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आगामी चुनाव से पहले एक बड़े फर्जीवाड़े की साजिश का आरोप लगाया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर वोटर पंजीकरण के मामलों को उजागर किया है। उन्होंने शाहीन बाग में दर्ज एफआईआर का हवाला देते हुए बताया कि इसमें आधार कार्ड और बिजली बिल जैसे दस्तावेजों को छेड़छाड़ करके वोटर पंजीकरण में इस्तेमाल करने के मामले सामने आए हैं। दिल्ली की सर्द हवा और ठंडक के बीच सियासी पारा गर्म हो गया है। आम आदमी पार्टी की स्कीम पर बवाल मचा हुआ है। स्कीम को लॉन्च किया अभी जुमा 8 रोज भी नहीं हुए हैं और यह जांच के घेरे में आ चुकी है। दिल्ली के एलजी में ने महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महिला सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं की निजी जानकारी इकट्ठा करने वाले लोगों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन से संबंधित आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। केजरीवाल को यही बात चुभ गई है। जैसे ही आदेश की कॉपी सामने आई, केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस नहीं चाहती कि महिलाओं को ये योजना का लाभ मिले। यानी केजरीवाल ने सियासी पत्ते फेंकते हुए बताया कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में नहीं आई तो बीजेपी कांग्रेस इस योजना को रोक देंगी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने महिला सम्मान योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि कैबिनेट से मंजूरी के बावजूद अब तक इसका नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया गया। दरअसल महिला और बाल विकास विभाग ने अभी अखबारों में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया है। इसमें कहा गया है कि योजना की अधिसूचना जारी होने पर फॉर्म जमा करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल शुरू किया जाएगा। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे किसी अनाधिकृत व्यक्ति के दिए गए फॉर्म को न भरें। आरोप है कि आम आदमी पार्टी योजना के नाम पर महिलाओं के फोन नंबर ले रही है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर केंद्र सरकार ने भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री का सरासर अपमान किया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार को देश के महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए यथोचित स्थान उपलब्ध नहीं कराकर सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के पद की गरिमा, मनमोहन सिंह जी की शख्सियत, उनकी विरासत और खुददार सिख समुदाय के साथ न्याय नहीं किया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने दावा किया कि मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में असम्मान और कुप्रबंधन देखने को मिला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि दूरदर्शन को छोड़कर किसी भी समाचार एजेंसी को अनुमति नहीं दी गई। दूरदर्शन ने मोदी और शाह पर ध्यान केंद्रित किया, सिंह के परिवार को बमुश्किल ही कवर किया। उन्होंने दावा किया कि सिंह के परिवार के लिए केवल 3 कुर्सियां सामने की पंक्ति में रखी गई थी। कांग्रेस नेताओं को उनकी बेटियों और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए सीट की व्यवस्था की खातिर जिद्दोजहद करनी पड़ी। खेड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को उनकी पत्नी को सौंपे जाने या गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने खड़े होने की जहमत नहीं उठाई। अंतिम संस्कार के लिए चिता के आसपास परिवार
को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस विषय को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, ये खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर किया गया। इसके पूर्व भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट पर किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार किया और उस पर मनमोहन सिंह के निधन को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा कि इस घटिया सोच के लिए कांग्रेस की जितनी भी निंदा की जाए कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, लेकिन अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले में दबिश दी है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश लखमा के सुकमा निवास में एक साथ छापेमारी की गई है। ईडी की छापेमारी के बाद 2,500 करोड़ का शराब घोटाला फिर से चर्चा में आ गया है। विधानसभा चुनाव के समय लगातार भाजपा ने इसे मुद्दा बनाकर रखा था। मामले में अब तक कई अधिकारियों समेत कई अन्य लोग जेल जा चुके हैं। अब इस छापेमारी से छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म हो चुकी है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर ईडी की कार्यवाही पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया है कि वरिष्ठ आदिवासी नेता कवासी लखमा पर ईडी की कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना को दर्शाता है। जब जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाया जाता है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अभी नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ईडी के जरिए विपक्ष के नेताओं का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हम लड़ेंगे, मुकाबला भी करेंगे। नेता कवासी लखमा के यहाँ ईडी की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना को दर्शाती है। जब जब छत्तीसगढ़ में या किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं को टारगेट किया जाता है। नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस के वरिष्ठतम आदिवासी नेता, लोकप्रिय आदिवासी नेता कवासी लखमा के घर ईडी की कार्रवाई की गई है। यह भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे दबाव बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। कांग्रेस पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, उनको बेनकाब करेंगे। कवासी लखमा पर ईडी कार्यवाही पर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के ठिकानों पर बस्तर से लेकर रायपुर तक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा शनिवार को मारे गए छापों पर कहा कि ईडी की जो कार्यवाही हुई है वह इनपुट के आधार पर है। गुप्ता ने कहा कि चूंकि लखमा मंत्री भी रहे हैं और कुछ भ्रष्टाचार के मामले भी बस्तर क्षेत्र में सामने आए हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कुछ दाल में काला तो जरूर है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गुप्ता ने कहा कि कवासी लखमा भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री रहे हैं और इस दौरान प्रदेश में 2200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला भी हुआ है। ईडी एक सेंट्रल एजेंसी है, जांच एजेंसी है और निश्चित रूप से इनपुट के आधार पर वो जांच के लिए जाती है। कवासी लखमा राजनीतिक परिवार रहा है पूरा और लखमा परिवार के ऊपर लगातार कुछ ना कुछ जनता के बीच चर्चा का विषय रहता है, अखबारों में आता है और झीरम घाटी के समय भी जनता में चर्चा का विषय था कि कवासी लखमा अकेले बच के कैसे निकल गए, उन्हें एक मोटरसाइकिल कैसे मिल गई। ये मेरा आरोप नहीं है, जनता कहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईडी की जो कार्रवाई हुई है वो इनपुट के आधार पर है और वो मंत्री भी रहे हैं, कुछ भ्रष्टाचार के मामले भी बस्तर क्षेत्र में आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ दाल में काला तो जरूर है। दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बड़ा विमान हादसा हो गया। विमान के रनवे से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से विमान में सवार 181 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना उस समय हुई जब थाईलैंड से उड़ान भरने वाले 175 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स को लेकर जेजू एयर का विमान हवाई अड्डे पर उतर रहा था। हादसे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें विमान रनवे से उतरकर दूर तक फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे जाकर एक फेंसिंग से टकरा जाता है। टकराने के बाद विमान में एक जोरदार धमाका होता है और इसके परखच्चे उड़ जाते हैं। टकराने के तुरंत बाद ही विमान में आग लग जाती है। अधिकारियों के मुताबिक लैंडिंग गियर में खराबी के कारण विमान रनवे से भटक गया और बाढ़ से
टकरा गया। अधिकारियों ने कहा कि वे आग लगने के सही कारण की जांच कर रहे हैं। विजुअल्स में विमान को लैंडिंग गियर खोले बिना उतरते हुए दिखाया गया है और अंत में विस्फोट हो गया। अधिकारियों ने बताया कि थाईलैंड के बैंकॉक से उड़ान भरने वाला यह विमान स्थानीय समय अनुसार सुबह 9:07 पर दक्षिण पश्चिमी हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से फिसल गया और फेंसिंग से टकरा गया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों और वीडियो में दिखाया गया है कि विमान में आग लग गई है और चारों ओर धुआं और आग फैल चुकी है। यूपी के हमीरपुर जिले में बीती रात नेशनल हाईवे 34 पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई। भिड़ंत के बाद 2 ट्रकों में आग लग गई। एक्सीडेंट के दौरान एक डंपर धू कर जल रहे ट्रकों से जा टकराया। डंपर ड्राइवर व खलासी गाड़ी लेकर भाग निकले, जबकि दूसरे ट्रक का ड्राइवर केबिन में जिंदा जल गया। हादसे के चलते हाईवे पर दोनों ओर से लंबा जाम लग गया। सड़क हादसा रात करीब 9 बजे सुमेरपुर मंडी समिति के पास हुआ था। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें पहुंच गई थी। दरअसल हमीरपुर जिले से निकलने वाले नेशनल हाईवे 34 सागर हाईवे पर सुमेरपुर मंडी समिति के पास पेट्रोल पंप के बाहर कानपुर की ओर से जा रहा पशु आहार से लदे ट्रक के सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई। टक्कर होते ही दोनों ट्रकों में आग लग गई। तभी कबरई से कानपुर की ओर जा रहा एक गिट्टी से लदा हुआ डंपर जल रहे ट्रकों से जाकर टकरा गया। डंपर चालक गाड़ी बैक करके वहां से भाग निकला। फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने के दौरान एक ट्रक में ड्राइवर सीट पर ट्रक ड्राइवर जला हुआ मिला। हादसे के दौरान हाईवे के दोनों ओर वाहन की लंबी कतारें लग गईं। पीलीभीत में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन बब्बर खालसा के आतंकियों द्वारा IELTS संचालक से मोबाइल कॉल कर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। 10 लाख रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। 2 अज्ञात लोगों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नंबर यूरोप और पाकिस्तान से कॉल आया था। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को बब्बर खालसा आतंकी संगठन का सदस्य सिद्धू बताया है। सिद्धू नामक व्यक्ति ने पीड़ित व्यक्ति का नाम लेकर कहा कि मुझे 10 लाख रुपए तो दे, नहीं तो तुम्हें गोलियों से भून दिया जाएगा। इसके बाद पीड़ित ने पूरनपुर कोतवाली में पुलिस को जानकारी दी। पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला है। मरने वाली महिला के पति ने इस मामले में एक सिपाही के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया है। सीओ ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सिपाही पर लगे हत्या के आरोप के बारे में पूछे जाने पर सीओ ने कहा कि जांच के बाद ही कुछ पता चल सकेगा। पुलिस के मुताबिक आवास विकास कॉलोनी के सामने स्थित एक मकान में आलोक अग्रहरी की पत्नी दिव्या अग्रहरी का दरवाजे की कुंडी से लटकता हुआ शव मिला। दिव्या के पति आलोक कुमार अग्रहरी ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी की लाश जो गेट की कुंडी से लटकी हुई थी, उससे किसी की मौत नहीं हो सकती। अग्रहरी ने बताया कि 3 महीने पूर्व उनका और उनकी पत्नी के बीच कुछ विवाद हुआ था, जिसमें 112 डायल यानी 112 डायल पुलिस आई थी। उसमें एक सिपाही था जिसने उनकी पत्नी का नंबर ले लिया था और नंबर लेने के बाद से वह लगातार उनकी पत्नी के संपर्क में था और उनके घर आता जाता रहता था। पति ने बताया कि शनिवार सुबह वो काम पर चला गया था और जब दोपहर बाद घर आया तो गेट के दरवाजे की कुंडी से फांसी का फंदा लगा हुआ देखा और उसकी पत्नी की लाश वहां पर पड़ी हुई थी। आलोक ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी की हत्या सिपाही द्वारा की गई है, उसने आत्महत्या नहीं की है। मेरठ में 11वीं के छात्र की साथी छात्र ने बेरहमी से हत्या कर दी। छात्र अभिनव के सिर पर हथौड़े से वार कर हत्या की गई। मृतक ने साथी के फोन से उसकी गर्लफ्रेंड के न्यूड फोटो निकाले थे। फोटो को दिखाकर साथी की गर्लफ्रेंड से बात करना चाहता था मृतक छात्र।
गर्लफ्रेंड के यह बात बताने पर आरोपी ने अभिनव की हत्या कर दी। आरोपी छात्र ने कोचिंग के बाद काली नदी पर ले जाकर सिर में हथौड़ा मारकर हत्या की। आरोपी छात्र की निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। लखनऊ में बाघ ने एक गाय का शिकार कर लिया। लखनऊ के मलिहाबाद काकोरी बॉर्डर रहमान खेड़ा में आम के बाग में बाघ ने गाय पर हमला बोला। 100 मीटर दौड़ाकर बाघ ने गाय को मार डाला और गाय के बछड़े को उठा ले गया। अब बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजड़ा लगाया है। पिछले कई दिनों से बाघ की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। रविवार को उज्जैन में विश्व हिंदू परिषद का दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति संगम का सम्मेलन हुआ। उज्जैन इंदौर संभाग से करीब 25,000 महिलाएं इस संगम और रैली में शामिल हुईं। इस दौरान उज्जैन की सड़कें मातृशक्ति से भर गईं। संगम को संबोधित करने से पहले साध्वी ऋतंभरा देवी ने बाबा महाकाल मंदिर में जाकर बाबा की पूजा अर्चना की। मीडिया से मुखातिब होते हुए साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि भोले बाबा बहुत प्यारे हैं, वो कष्टों का हरण करने वाले हैं। मैं बाबा के दर्शन करके धन्य हो गई। नए साल के पहले दिन पर देवघर के बाबा मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को अब बाबा का दर्शन करने के लिए 300 रुपए की जगह 600 रुपए देने होंगे। इसको लेकर देवघर जिला के उपायुक्त विशाल सागर ने बैठक कर मंदिर प्रबंधन से जुड़े पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। नए साल पर कई ऐसे लोग हैं जो पिकनिक स्पॉट नहीं जाकर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना पसंद करते हैं। इसलिए 1 जनवरी को वैसे श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ देखने को मिलती है। इसलिए देवघर जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन के द्वारा 1 जनवरी के दिन शीघ्र दर्शनम कूपन के दर में बढ़ोतरी की गई है। देवघर बाबा मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 जनवरी को शीघ्र दर्शनम कूपन के दर में बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि नए साल के प्रथम दिन में हजारों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु आते हैं जो बाबा मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं। इसके अलावा मंदिर के प्रभारी सह जिले के अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार के द्वारा भी मंदिर में व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे नए साल पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया शीघ्र दर्शनम कूपन का नया दर सिर्फ 1 जनवरी के लिए मान्य होगा। उसके बाद फिर से आम दिनों में शीघ्र दर्शनम कूपन का दर 300 रुपए कर दिया जाएगा। चमोली जिले में 2 दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद चटक धूप खिलने से कुदरत का खूबसूरत नजारा नजर आ रहा है। बद्रीनाथ धाम और औली में मौसम खुलने के बाद का दिलचस्प नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं बर्फबारी के चलते जिले भर में 72 गांव प्रभावित हुए हैं। जिलाधिकारी ने बर्फबारी के चलते प्रभावित हुए गांव में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिए हैं। आपको बता दें कि चमोली जिले में बर्फबारी के बाद अब धूप खिली हुई है, जिससे सैलानियों के और वहां के लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश और बर्फबारी के बाद चटक धूप खिलने से कुदरत का खूबसूरत नजारा हर तरफ चमोली में बिखरा हुआ है। बद्रीनाथ धाम और औली में मौसम खुलने के बाद दिलचस्प नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं बर्फबारी के चलते जिले भर में 72 गांव प्रभावित हुए हैं। जिलाधिकारी ने बर्फबारी के चलते प्रभावित हुए गांव में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।